अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामीन हाज़िरीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे तक रहती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हम बात किया करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज भी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में नहायत ही दिलचस्प मौजू होगा। हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने और सिखाने को आज के प्रोग्राम में भी मौजूद होगा। और आज हम बात करेंगे जी एजुकेशन के हवाले से, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के हवाले से बात की जाएगी कि हमारा जो इब्तदाई निज़ाम तालीम है, ख़ास तौर पे जो हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, उसके निज़ाम को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। सेकेंडली सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बात की जाएगी, जिसको हम यकसा निसाब तालीम की का नाम देते हैं। इसके ऊपर भी बात की जाएगी कि क्या हमारी सोसाइटी में यकसा निज़ाम तालीम राइज हो सकता है। अगर राइज हो जाएगा तो उसके क्या असमरात हो सकते हैं। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है जी अब्दुल जब्बार साकिब साहब ने, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नाफे फैसलाबाद के, और उनके साथ मौजूद हैं नईम अकरम साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं नाफे फैसलाबाद के। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं 0334 1966 966 यानी 03341 966 966। सो बढ़ते हैं जी आज के प्रोग्राम की जानिब। और सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने उन्होंने कीमती वक्त दिया। मैं जानना चाहूँगा अब्दुल जब्बार साहब आपसे कि नाफे बेसिकली एक एसोसिएशन है, और कोई भी एसोसिएशन जो एजुकेशन के लिए ये वॉलंटियरली परफॉर्म करना चाहती है, जिसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो नाफे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या अचीव करने के लिए आपने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुक्रिया फ़रूख साहब आपका कि आपने हमें इस मौजू के लिए मदऊ किया। दरअसल नाफे एक नेशनल लेवल की एक ऐसी एजुकेशनल सोसाइटी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वसी नेटवर्क रखने वाली एसोसिएशन, जिसका बेसिक मकसद है कि हम जितने भी तालीमी अदारे हैं, खा वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उनको यकजा करके एक साथ बिठा के पूरे पाकिस्तान के लिए कोई एक लाहे अमल बना के उस पर हम अमल पैरा हों। सही। तो हमारा बेसिकली मकसद जो है वो तालीम की तरवीज है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कि अपनी वर्थ बहुत ज़्यादा एजुकेशन के अंदर खो चुका है, तो हम सब मिलके एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों और एजुकेशन की इस वर्थ को बढ़ाएं। सही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ? चूँकि सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान में रहते हुए एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की जाए या उसको डिफ़ाइन किया जाए तो काफ़ी मुश्किल लगता है कि हमारा निज़ाम तालीम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं? नाउमीदी की तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं कोई ऐसी बात, इंशाअल्लाह बिल्कुल होगा, देर उसमें ज़रूर हो रही है। दरअसल हम अपनी बेसिक पे कायम नहीं रहे। हमारे मुल्क की जो है वो कौमी ज़ुबान जो उर्दू है, तो बदकिस्मती से हम अपनी इस ज़ुबान के अंदर अगर अपने निज़ाम तालीम को जारी रखते तो बहुत सारे समरात हम इकट्ठे कर सकते थे। लेकिन हमने अपनी इस ज़ुबान को जब से छोड़ा है और हमने फॉलो किया है दीगर कंट्रीज़ को, तो हम अपनी मिराज से हट गए हैं। तो जब आपके पास कोई प्रॉपर एक वे ना हो, कोई लाइन ऑफ लेंथ ना हो, तो फिर आपका सफ़र थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है। लेकिन मायूसी की बात नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस सफ़र को इंशाअल्लाह अज़ीज़ तय भी करेंगे और मंजिल तक भी। बिल्कुल सही। मैं नईम साहब से जानना चाहूँगा सर, चूँकि एक बड़ा पॉजिटिव कॉज है कि हम एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, और इस हवाले से हमारे एजुकेशन सिस्टम को पहले तो जैसे आप भी बेहतर समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे बेहतर करने की ज़रूरत भी है। तो एजुकेशन सिस्टम को क्या हम डिफ़ाइन कर पाएंगे कि हमारा बेसिकली एजुकेशन सिस्टम है क्या, और हम जितने भी इदारे प्राइवेट सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर पे काम कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कैसे इसको स्टैंडर्डाइज़ कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रूख साहब आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। मैं सबसे पहले अब्दुल जब्बार साकिब साहब की बात को थोड़ा सा इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाऊँगा कि पाकिस्तान 1947 में जब अपना क़याम में आया है, तो उस वक्त हम सब के ज़हनों में यही था कि पाकिस्तान की मंजिल एक इस्लामी इनकलाब की मंजिल होगी। तो उस मंजिल की जानिब बढ़ने के लिए सबसे जो हमारे पास मेन टूल था वो ये था कि हम अपने तालीमी इदारों के अंदर इस्लामी निज़ाम तालीम जो वो राइज करें। ठीक। तो उस पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कोई तफरकाबाजी नहीं है, जिसमें कोई तासुब नहीं है,
और टीचर्स को इस कैटेगरी में लेके आना, चूँकि ये नस्ल नौ की तामीर करने वाले अफराद यही असातिज़ा होते हैं, तो इनको इस नहज पे हम लेकर आएँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की जो मंजिल है उसकी जानिब आके बढ़ाएं। तो इस ज़िमन के अंदर जो है वो नाफे नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर शोर के साथ काम कर रही है। बात वही है कि देर सवेर मुमकिन है, लेकिन मंजिल तक हमें इंशाल्लाह पहुंचना ज़रूर है। सही है, बिल्कुल सही। सर, एजुकेशन सिस्टम में चूँकि हम बेहतरी लाना चाहते हैं, मैं दोनों से ये सवाल ये करूँगा, तो ऐसे में एसोसिएशंस का रोल क्या होता है? बहुत सारी एसोसिएशंस है अपने अपने एंड पे काम कर रही हैं और बहुत सारी जगहों पर बड़ा अच्छा काम हो भी रहा है, तो क्या रोल प्ले होना चाहिए और क्या हो रहा है? दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि तमाम एसोसिएशंस जो हैं वो काबिल एहतराम और एक अच्छा पर्पज़ लेके वो चली हुई हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो ज़रूरत इसी बात की है कि सारी एसोसिएशन एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों, और उसके बाद उससे भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर आती है, गवर्नमेंट के एंड पे, कि गवर्नमेंट इन एसोसिएशंस को स्टेक होल्डर माने। वैसे भी हमारी एजुकेशन का 50% से ज़ायद जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। तो हमें एक स्टेक होल्डर के तौर पे अगर गवर्नमेंट ले और हमारे नुमाइंदे जो हैं वो उनके साथ बैठें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आ सकती है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे और प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदे मिलके जो है ना वो अपनी एक बेहतरीन जो है ना वो हिकमत अमली तय कर सकते हैं। जी इसमें ना जी, जिस तरह जब्बार भाई ने ये आपसे बात अर्ज़ की ना कि गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को या स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिला के एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करें जिससे हम वाक़तन अपने जो टास्क हैं उनको अचीव कर पाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत काम कर रही है ये कोई बादशाहत वाला सिस्टम ही काम कर रहा है। यानी आप आज अगर रात को सोए हैं तो आप सुबह उठ को जो मर्जी ऐलान कर दें, उससे मेरा नुकसान होता है प्राइवेट सेक्टर को या नहीं होता, आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। और हमेशा से ही आपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को जो है ना वो अपना स्टेक होल्डर मानने से इनकार किया है, जिसकी वजह से किसी भी पॉलिसी के अंदर तसलसल बरकरार रहता ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें अपने साथ मिलाए और ऐसी स्ट्रेटजीज़ को, ऐसी प्लानिंग करके बैठे जिसकी वजह से हम अपने इदारों को डे बाई डे आगे लेके चलें। जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर इस वक्त सरकारी तलीमी इदारों का भी बोझ अपने कंधों पे लेके बैठी है। अगर आप इसका एक एनालिसिस करें तो एक स्टूडेंट जो सरकारी इदारे में पढ़ता है 8,500 रुपये उसके ऊपर खर्चा आता है। तो ये पे गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से नहीं कर रही, ये मैं प्राइवेट इदारों से उनको ऊपर दे रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर का अच्छे रिजल्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन मोर देन 90% है। हालांकि आप इतने बड़े तलीमी इदारे सरकारी लेवल पे लेके बैठे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आपके वहाँ पे असातिज़ा भी बड़ा अच्छा पढ़े लिखे अफराद हैं, अच्छी पे भी ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स अगर आप उनके हर साल देखेंगे तो आपके सामने वो जो है ना मुंह चढ़ाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन नईम साहब, क्या पॉसिबल है कि हम प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए ही सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखें, ख़ास तौर पे स्कूल एजुकेशन में? स्कूल एजुकेशन में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। मैं अगर सिलेबस की बात करूँ वो एक और तरफ बात चली जाती है, लेकिन उससे पहले हर स्कूल अपनी रिक्वायरमेंट अपने रिसोर्सेज के मुताबिक डिलीवर करना चाहता है। सिलेबस के लिए मेयार अपना है हमारा। जब हम प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को, पब्लिक को एक साइड पे करते हुए हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं कर पा रहे या हम नहीं उसको कंटिन्यू कर पा रहे, तो उनको कैसे ऐड करेंगे सिस्टम? ये फरूख साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी कुछ जो तलीमी इदारों की ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी एक बड़ा फॉल्ट है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त मुख्तलिफ जो तबकात में तकसीम हुआ एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बड़ा तंग करता है। यानी अगर इसको मैं अगर डिफ़ाइन करूँ तो 3 तरह के हमारे इस वक्त जो है ना वो एजुकेशनल सिस्टम पाकिस्तान के तलीमी इदारों में राइज है। एक वो है कि जो एलीट क्लास के लिए है, बिल्कुल। सेकेंडली वो मिडिल क्लास के लिए है। थर्ड वो जो है मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अब आप ये देखिएगा कि जो मदरसे से पढ़ने वाला बच्चा है नॉर्मली वो दोबारा मतलब उस सोसाइटी के अंदर वही मदरसे में जाकर लग जाएगा या किसी इमामत के ऊपर फ़राइज़ सर अंजाम देगा। मिडिल क्लास का बच्चा बड़ी ही अनथक मेहनत के बाद अगर कोई सीट लेता है तो आप उसको अगर उसकी परसेंटेज या रेशो निकालेंगे तो आपको बड़ी माइनर सी नज़र आएगी। यानी कि इतना बेतहाशा पढ़ने के बाद भी वो आपको बहुत की पोस्ट के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो एलीट क्लास का है, ये वो है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को चलाना है। मैं मतलब कि बिला खौफ व ख़तर इसमें ये बात करूँगा कि अगर हम लोग इन तमाम तबकात को तोड़ेंगे
और एक तरह का निज़ाम तालीम डेवलप करेंगे और हर बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यकसा होंगी, अगर एक कोई मिनिस्टर का बच्चा बैठा है या अगर एक कुछ छाबड़ी लगाने वाले का बच्चा है, दोनों के लिए यकसा निज़ाम तालीम होगा और सहूलतें दोनों को सेम मिलेंगी, तो फिर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक तरक्की भी करेगा। सर लेकिन बेसिक तो यही है कि ये पॉसिबल कैसे है। बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, कहने में भी करने में भी, बहुत सारे स्कूल्स में हम कंट्रीब्यूशन भी उनका देखते हैं, लेकिन एक आपको नहीं लगता कि हम इतने मोर देन 70 ईयर्स से अपने एजुकेशन सिस्टम में उन्हीं खराबियों को देखते आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा बेहतर करते हैं, फिर उसी तरह चल पड़ते हैं। ये आजकल की तो बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और आज भी हम उसी नहज पर हैं। तो निज़ाम तालीम की बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है? इसके लिए कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन वही बात जो इन्होंने नईम साहब ने कही है कि दरअसल हमारा अलमिया ये है कि हम तबकों में भी तकसीम हैं और लसानियत में भी तकसीम है, और इसी तरह हमारे मज़हब के जो मसालिक हैं वो भी अपने अपने हैं। असल में हम गुंजाइश पैदा नहीं करते हैं, लेकिन नाफे का जो बेसिक मकसद है वो यही है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उनको इकट्ठा करके किसी एक प्लेटफार्म पे लाना, और इसका बारहा हम तजर्बा भी कर चुके हैं। ये मैं फैसलाबाद की ही सतह पे बात करूँगा। जब कोरोना आया था और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से थोड़ी सी पाबंदियाँ लगी थी और स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जब बंद किया गया था उस वक्त बाज़ार भी खुले थे और बाकी सेक्टर भी अपना काम कर रहे थे, लेकिन स्कूल को जो है ना वो ऑफ़ कर दिया गया था। उस वक्त हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को ना सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि एक हिकमत अमली के तहत हमने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमें बहुत बेहतर नताइज मिले। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हमारी पूरी कोशिश होगी नाफे के प्लेटफार्म से कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन को हम साथ लेके चलें। इसके लिए वाकई ही एक लाहे अमल की ज़रूरत है, लेकिन जो पूरा मुल्क ही जो है ना वो बहरान का शिकार रहता है, और ख़ास तौर पे हमारा जो माशी बहरान है और उसके बाद जो हमारा सियासी बहरान है। तो हम थोड़ा सा भी इस पे काम करना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर मसला मसाइल आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हमारे जो है ना जब्बार साहब, मुल्की हालात को देखते हुए, चूँकि अभी हम मौशी हालात की बात करते हैं तो हर दूसरा शख्स परेशान है अपने मौशी हालात को देखते हुए, तो ऐसे में क्या समझते हैं कि कितना मुश्किल लगता है वालिदैन को मोटिवेट करना कि बच्चों की तालीम को कंटिन्यू हमने रखना है, और ये एक मुश्किल फ़ैसला होता है? अच्छा, इसमें ना मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है कि पाकिस्तान के अंदर शायद अगर कोई सबसे सस्ती चीज़ रह गई तो वो तालीम है। लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी मैं मिसाल यूँ दूँगा कि एक घर के अंदर अगर कोई बच्चा है और उसकी तालीम पे जो अखराजात आ रहे हैं, बिलखसूस जो हमारे स्ट्रीट स्कूल्स हैं वो दरअसल हमारे फलाई अदारे हैं, उनके अंदर बहुत माइनर सी फ़ीस है, 1500 से कम तक के जो मैं स्कूल है बिलखसूस उनकी बात करूँगा। तो अगर एक बच्चे पे अगर उसकी फ़ीस 1500 रुपये है तो यकीन मानिए कि घर की कोई एक भी चीज़ की मिसाल आप ऐसे नहीं दे सकते जो 1500 रुपये से कम हो। घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी, सही, घर में इस्तेमाल होने वाला घी और बिजली का बिल, गैस का बिल, आप कोई भी चीज़ ले लें, इवन कि आपका नेट का जो बिल है वो भी ज़्यादा होता है। और सही कह रहे हैं। एक और मिसाल, जो बच्चा जेब खर्च अपना लेता है डेली की बेसिस पे, वो अगर उसको 30 दिन के ऊपर वो कर ले तो वो भी 1500 से ज़ायद चला जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, इतना मुश्किल तो नहीं है, बस असल में तरजीह की बात है। तो सर, मैं रहीम साहब आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि वालिदैन को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है, और पिछले 1-1.5 साल से जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हालात हैं मौशी तौर पर, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ का फ़ैसला कर चुके हैं कि अब हम बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएंगे बल्कि इनको प्रैक्टिकली कोई ट्रेनिंग दिलवाएं, कोई स्किल सिखाएं, उसके बाद ये कमाना शुरू कर दें। तो मोटिवेशन कैसे मुमकिन है? बड़ा मुश्किल सर है ये कि इस करंट सिनेरियो के अंदर जहाँ पे माशी मसाइल तकरीबन हर बंदे को फेस करना पड़ रहे हैं, वहीं पे स्पेशली एजुकेशन में अगर हम लोग आते हैं तो हम चूँकि पब्लिक डीलिंग में भी रहते हैं, पेरेंट्स के साथ भी एंगेज रहते हैं, तो पेरेंट्स का बच्चों की फ़ीस को पे करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यानी अंदाज़ा करें कि उन्होंने स्कूल की फ़ीस पे करना है तो वो उसको पे करने से भी बेचारे कासिर होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारी इकोनॉमिकल जो पोजीशन है ये ऊपर की जानिब जा रही है, तो डे बाय डे नीचे की तरफ आ रही है। तो एक ऐसा बंदा कि जो बेचारा अभी 2,500-3 हज़ार रुपये अपने बच्चे पे खर्च करता है, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई मैं या तो तलीमी इदारा चेंज कर लूँ या फिर अपने बच्चे को गवर्नमेंट सेक्टर में लेके जाऊँ। लेकिन ये इतना मुश्किल होता जा रहा है कि जिसकी वजह से जो हमारा स्टूडेंट है ना वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान का जो कौमी बजट
जिसकी हमारी ये जो यूएनओ ने जिसका एक फिक्स रेशियो रखा हुआ है कि कम से कम आपके बजट का जो मिनिमम है ना 4% आपके एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए। आप अपने किसी भी साल के बजट को निकाल के देख लें तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर एक्चुअली कितना खर्चा किया जा रहा है तालीम के ऊपर। सही, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नॉन सीरियस सेक्टर जिसको तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरजीह नहीं है, वो अगर तरजीही बुनियादों पर रखना चाहती है तो इसके ऊपर तो 4% क्या उसको अपने सारे वसाइल खर्च करने चाहिए अगर हम अपने पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की देना चाहते हैं। हमारा नेबर कंट्री आप देखें आईटी के अंदर कितना ऊपर चला गया है, एजुकेशन के अंदर उसकी कितनी ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन के श्रीलंका एक बड़ा छोटा सा कंट्री है पाकिस्तान से, वहाँ पे इस वक्त 5% बजट का खर्च किया जाता है। और हमारे मुल्क में अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे जो है ना वो पॉइंट्स में अगर हम आए ना जी 0.00 कुछ % यहाँ पे खर्च होता है। तो आप मुझे बताएं कि इतने कम वसाइल में कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई लेबॉर्ट्री अवेलेबल नहीं है, लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे अपने निज़ामी तालीम को ऊपर लेकर जाएंगे? अल्टीमेट शायद प्रायोरिटीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। अच्छा, सेकंड इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि बेहतरीन निज़ाम तालीम के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या समझते हैं, क्या अज्जा होने चाहिए? क्योंकि दो साइडें, एक तो हम खुद से निज़ाम तालीम को बेहतर करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल के ऑनर होने की हैसियत से, एंटरप्रेन्योर होने की हैसियत से हम चाहते हैं कि हम अपना सिस्टम बेहतर करें, हम अपनी इनपुट देंगे उसमें। सेकेंडली हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है जी, नहीं अच्छा चल रहा, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि हम इसको अच्छा करें? क्या पॉसिबल है सिस्टम से हट के हम बीइंग द एंटरप्रेन्योर अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें डालें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें? उस पर फ़ख्र साहब दरअसल ना यहाँ पे 4 स्टेक होल्डर्स की मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो तालीमी अदारा है, नो डाउट उसके बहुत ज़्यादा फ़राइज़ हैं और वो अपने वसाइल के अंदर रहते हुए उन फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे टीचर्स भी इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे मैच्योर हैं और ट्रेंड हैं, वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन पूरे 24 आवर्स में से चंद घंटे के लिए, 6 या 7 घंटों के लिए बच्चा तालीमी अदारे के पास होता है। सेकंड स्टेक होल्डर्स के वालिदैन हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल है थोड़ा सा सोशल मीडिया के इस दौर में वालिदैन का अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल पाना, क्योंकि एक तो फ़िक्र माश है और फिर जो वक्त बचता भी है तो वो हमारा सोशल मीडिया ले जाता है। सही। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को अपने स्टेक होल्डर का होने का किरदार अदा करना होगा। और इसी तरह हमारी जो सोसाइटी है, जिस मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर हम रहते हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के बासी हैं, वो चाहे दुकानदार हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे कोई पड़ोसी किसी भी नौयत का हो, तो इन सब का भी काम बनता है कि वो एजुकेशन के फ्रीज़े को सर अंजाम दे, जो कि बदकिस्मती से नहीं हो रहा। बल्कि लोग तो अपने बच्चों को ख़ास तौर पे जो पसमानदा इलाके हैं, लेबर्स कॉलोनी है, उनके अंदर इसलिए नहीं निकलने देते कि वहाँ पे जो है ना वो बच्चा कुछ गलत ही सीख के आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 स्टेक होल्डर अगर काम करें, और सबसे अहम जो स्टेक होल्डर जिसकी अभी नईम साहब ने बात की थी, वो गवर्नमेंट खुद है। गवर्नमेंट लाइक अ मदर, माँ की मानंद होती है। बच्चे की एजुकेशन की ज़िम्मेदारी भी गवर्नमेंट पे ही आती है, और हमारी जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है वो भी गवर्नमेंट पे ही आती है, हमारी सेहत की ज़िम्मेदारी जो है ना वो आती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में 70 सालों से इन ज़िम्मेदारियों से जो हमारे हुक्मरान थे वो नज़रें चुराते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हालात काफ़ी हद तक साजगार हैं, बेहतर हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस मौजूद है। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको ज़रा इन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी, और जब तवज्जो देंगे तो ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह ये निज़ाम बेहतर होगा। बिल्कुल जी सर। इंग्रेडिएंट्स की जैसे हम बात करते हैं, अज्जा की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले उसके कंटेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। इसमें एक सबसे बुनियादी कंटेंट है आपका सिलेबस, जिसको हम कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, जो नहीं हो पाया। हमने कोशिश की, 1 साल लगाया, सिंगल नेशनल करिकुलम को मुतारिफ करवाया, उसके बाद हम वापस फिर वहीं पर आ गए, और आज फिर हम वही मखलूत निज़ाम चला रहे हैं। कोई ऑक्सफोर्ड पढ़ाना चाहता है तो ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहा है, कोई कैम्ब्रिज पढ़ा रहा है, कोई पीटीबी पढ़ा रहा है। तो हम सिलेबस को एक उस पे ला सकते हैं एक ही जगह पर। सेकेंडली कि अगर हम सिलेबस एक जैसा राइज करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो क्या हमें प्रैक्टिकली वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जगहों पर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, और हम ये दावा भी करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हम कैसे उसको यकसन करेंगे और प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस में कैसे आप देखते हैं उसको? इसमें सर जिस तरह भी आपने सिंगल नेशनल करिकुलम की बात की है ना जी,
तो मैं अगेन वही बात करूँगा कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे ना तो इसको आप प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो बादशाहत का सिस्टम है। हमें सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में इमरान खान साहब के दौर में मोहतरम शफकत महमूद साहब फेडरल मिनिस्टर थे एजुकेशन के, और प्रोविंशियल असम्बली में मुराद राज साहब इसके सूबाई वज़ीर थे तालीम के। तो आप बिलीव करें कि जिसे कहते हैं ना जी आनन फानन ये डिसीजन लिया गया कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर काम चलेंगे। और जिस इदारे ने भी अगर ये एसएनसी के एनओसी के बगैर काम किया तो उसको 2 मिलियन का हम फ़ाइन इम्पोज करेंगे। ये तमाम तलीमी इदारों में चीज़ें लग गई। ठीक है, तमाम पब्लिशर्स ने भी इसको, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया तो उन्होंने इसको मानना था। अब इसके साथ हुआ क्या है, जब आप मजबूत बुनियादों पे काम नहीं करेंगे, आप हवाओं में प्लानिंग करेंगे ना, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो फिर ऐसे ही निकलेंगे जिस तरह के अभी आप बात कर रहे हैं। आप एक बिलफर्ज आप एक पब्लिशर हैं और आपके पास कोई 10 या 20 के करीब टाइटल्स आप मार्केट में अपने पहुंचाते हैं। आपने बड़ा सिंपल वे ढूंढा कि मैंने अपनी किताब का एनओसी लेना है बिकॉज इट्स योर बिजनेस। तो उसमें हुआ ये कि जी आपने गवर्नमेंट को अपनी बुक दी, उसका आपने दिया कि जी ये मेरा कॉन्टैक्ट्स है, इसके मुताबिक मैं आपकी किताब तैयार कर रहा हूँ। वो उसने कमेटी में भेजी और आपने उसको 4.5 लाख रुपया एनओसी देने के लिए आपने फ़ीस जमा करवा दी। आप किसने पढ़ी, कैसे पढ़ी, किसने डिसीजन लिया और कहाँ से आया, 4.5 लाख रुपया आप अदा करें और उसके बाद आप अपनी किताब जो है ना मार्केट में लें। हालांकि होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के तकरीबन सभी शहरों के अंदर, सभी गाँव के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, छोटे छोटे गाँव के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, इवन अगर वो पाकिस्तान की एलीट क्लास के स्कूल्स हैं या एक टाट पे बैठने वाला बच्चा है, बुक सबके पास एक होनी चाहिए थी। सही। लेकिन ये जो जालमाना काम हुआ है ना, ये इसने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगाई। अब आपने वो 4.5 लाख रुपया दे के तो एनओसी ले लिया, क्योंकि पब्लिशर्स का ये बिज़नेस था। तो उसके बाद जैसे ही एक अच्छा खासा बजट इन्होंने इकट्ठा किया, जो कि उनका जो एक टास्क था, जो उनकी एक उनका ऑब्जेक्टिव था, वो अपना मीट कर चुके थे। उसके बाद कोई उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं थी कि एसएनसी अब क्या काम करेगी। तो हुआ ये है कि कुछ अर्सा लोगों ने मजबूरी के तहत वो किताबें बाई की। उसके बाद आपने भी अपनी मर्ज़ी की लगवाई, मैंने भी अपनी मर्ज़ी की लगवाई, जब्बार साहब ने अपनी मर्ज़ी की लगवाई। एसएनसी जो थी ना वो हवाओं के अंदर उड़ती हुई नज़र आई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और इसमें फ़र्क साहब मैं समझता हूँ कि एक निसाब के साथ साथ यक ज़ुबान, यानी कि एक ज़ुबान का यक निसाब यक ज़ुबान, ज़ुबान का भी एक होना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपके जो आपने कहा तबकाती उसकी दर्जाबंदी उसको ख़त्म करता है। और माजी में देख लें हमारे जो इस्लामी मुफक्कर थे, इस्लामी हमारे जितने भी हीरो थे या एक साइंसदानों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो इसी तरह जो है ना वो गालिब आई है। तो अब भी अगर एक ज़ुबान और एक निसाब कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये जो हमारी बन चुके हैं तबके ये ख़त्म हो सकते हैं। सर प्रैक्टिकल की अहमियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने इसी सवाल को लिंक किया कि अगर मिसाल के तौर पर हम एक निसाब बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उसकी बाद में प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, हम स्टूडेंट्स को किस क्राइटेरिया के मुताबिक मार्केट में लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत बड़ा गैप है। देखिए हमें जिद्दत को जांचना होगा। सबसे पहले जब हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हमें बढ़ती हुई दुनिया की जो कदर कीमत है उसको भी देखना होगा। उसके मुताबिक जब हम डिज़ाइन करेंगे और गवर्नमेंट की सतह पे डिज़ाइन होगा तो इम्प्लीमेंटेशन तो इंशाल्लाह हो जाएगा। वो तो गवर्नमेंट चाहे तो पॉसिबल है। अभी रिसेंटली इस पे पाबंदी थी, हेलमेट जो है ना वो ना पहनना उस पर जुर्म था, तो उस पर करवा लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो कंटिन्यू रहती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। और असरात हमेशा मुसलसल से आते हैं। आप किसी को भी कोई डायरेक्शन देना जी, आप बैठ के अगर उसको लसानी तौर पे या कौली तौर पे बता भी दें, लेकिन जब तक आप अमली तौर पे उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और मुसलसल नहीं करेंगे तो अमल नहीं हो सकेगा। तो बदकिस्मती से डिज़ाइन कर लिया जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो इनको तसलसल के साथ लेके चले, या कम से कम गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो, गवर्नमेंट अगर बदल भी जाए तो कम से कम पॉलिसी ना बदले। पॉलिसी और ये हर दौर में होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए पॉलिसी में। सर चूँकि हम एसोसिएशन के किरदार के ऊपर बात कर चुके हैं, एसोसिएशन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती है, आपके सिस्टम को बेहतर करना चाहती है। प्राइवेट स्कूल्स के बुनियादी तौर पर क्या मसाइल समझते हैं
कि जी प्राइवेट सेक्टर इन मसाइल को फेस कर रहा है, अगर हम इन मसाइल को कवर करेंगे, मसलों को हल कर लेंगे, फिर हम जिसे कहते हैं ना नेक्स्ट स्टेप पे आगे। अब हम तब ये नहीं कह सकते हम डेवलप हो गए, लेकिन हम एक स्टेज क्रॉस कर गए। देखें जी, प्राइवेट सेक्टर्स को स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जिनकी फ़ीस भी लेस दैन 5000 है ना जी, उन्हें गवर्नमेंट को अपना समझना, गवर्नमेंट उनको अपना समझेगी तो बात आगे चलेगी। ये मुश्किल काम नहीं लगता गवर्नमेंट अपना समझेगी तो बात। गवर्नमेंट समझती नहीं ना किसी को अपना, अगर वो समझ ले तो जाता गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता। तो प्राइवेट सेक्टर के सर बेतहाशा मसाइल हैं, और अमूमी तौर पे जो बाहर बैठा हुआ बंदा है ना, वो ये सोचता है शायद ये प्राइवेट सेक्टर जो है माफिया है, बिल्कुल। हालांकि जब ये गर्मी की टर्म यूज होती है, बहुत सारी ये नेगेटिव टर्म है, और हमें यकीन जानिए कितना इस चीज़ से अफसोस होता है ना कि हमें मतलब कि देखें, इतना कम वसाइल में बच्चों को इतना अच्छा एजुकेट करना, ये कोई मामूली सी बात नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अफराद जो है वो फ़ौरन से पहले ये टाइटल हमें दे देते हैं कि ये माफिया बैठा है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि मेरी बिल्डिंग अगर किराए पे है, रेंट पे है, तो अगर समर वेकेशंस आती हैं तो क्या समर वेकेशंस में जो बिल्डिंग का मालिक है, ऑनर है, वो मुझे रेंट छोड़ देगा? क्या मेरे जो टीचर्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके वो 3 माह तक उनको भूख नहीं लगेगी? क्या उनके जो घर के खर्चात हैं वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एडिशन करता तो चलूँ। जहाँ तक मेरी मालूमात है, इसमें बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जो स्कूल मालकान होते हैं या इदारे होते हैं, वो 3 माह की छुट्टी में, चूँकि ये कन्फ्लिक्ट हर साल ही इसको काफ़ी हवा मिलती है और ये ज़ेर बहस रहती है कि स्कूल के जो मालकान हैं या स्कूल हैं, वो फ़ीस का मुतालबा करते हैं, 3 माह की स्कूल बंद होते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तालीमी सरगर्मी कोई होती नहीं है, उसके बावजूद हम पे करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्कूल्स अपने टीचर्स को ऑफ़ कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन बच्चों की फीसेस वगैरह ले ली जाती हैं। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो ना हमारी गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है, एनुअल फ़ीस होती है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो स्कूल की भी एनुअल ही होती है, लेकिन वालिदैन की सहूलत के लिए उसको पर मंथ कर लिया जाता है। और जिस तरह नईम साहब ने कहा कि असल में उन 3 माह में भी अखराजात होते हैं, तो इसलिए वो ली जाती है। अच्छा, जो आपका असल सवाल है कि टीचर्स को जो है ना वो सैलरीज नहीं दी जाती हैं, अच्छा ऐसा बहुत कम होता है। शिकायत ज़रूर मौजूद हैं और हम चाहेंगे भी कि आप आइडेंटिफाई करें, और पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो भी बताएं, टीचर्स के पेरेंट्स। तो ऐसा वैसे अमूमी तौर पे नहीं होता, चंद एक लोग करते होंगे, वो तो हर माशरे की हर शुबे के अंदर होता है। ऐसी शिकायतें आप तक पहुंचती हैं डायरेक्टली? हम सदबाब करने की कोशिश करते हैं, और प्रिंसिपल्स को हम मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आप देखें, एक तरफ तो पेरेंट्स से अगर फ़ीस वसूल कर रहे हैं तो आप हक मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाहते नहीं हैं कि पेरेंट्स आपका हक मारें, तो ये आप कैसे ज़हन में आ जाता है कि आप टीचर्स का हक मार लें। अच्छा, इसी के साथ पेरेंट्स की, चूँकि अब शिकायत की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और शिकायत को ऐड करते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर पे ख़ास तौर पे हिडन चार्जेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है कि आपने एक फ़ीस तय कर ली है, उसके बाद फिर दरमियान में बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं कि जी फ़लाँ फ़ीस आ रही है, वो भी देते हैं, और वालिदैन के लिए गैर मुतवक्किल होती है, ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए जो माशी तौर पे ऑलरेडी क्राइसिस में बड़ी मुश्किल से बच्चे को पढ़ा रहा है, और उसको जब अब अचानक से कोई ऐसा सरप्राइज़ स्कूल की तरफ से मिलता है कि जी इमीडिएट जो 2000 जमा करवाएं या 5000 जमा करवाएं, तो एक मुश्किल फ़ैसला हो जाता है। फ़ारूक साहब, ये कंप्लेंट हैं, लेकिन इसको अगर हम इसकी रेशो निकालेंगे ना तो माइनर में आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि 500 उंगलियाँ बराबर हैं। किसी न किसी शायद प्राइवेट स्कूल के अंदर ये कोई मामला किसी को फेस करना पड़ा हो, लेकिन बिलीव करें कि बड़ा ट्रांसपेरेंटली हमारा जो है ना वो एक फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। हम इसे बड़ा क्लियरली बताते हैं कि जी ये आपने जस्ट इतनी फ़ीस आपने अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करनी है, देन आपने मंथली बेसिस पे ये फ़ीस पे करना है। इसके अलावा जो स्कूल में फंक्शंस आते हैं, कोई और दीगर कोई तकरीबात आती हैं, उसमें स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आएँ तो पे कर देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं पे करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएं कि पेरेंट्स को इसके ऊपर कोई मतलब कि ब्लेम करने का कोई मौका मिले। अच्छा, इसमें ना फ़ारूक साहब, अगर थोड़ा सा पेरेंट्स ये करें कि वो जब किसी अदारे में अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं तो उनसे वो रिटर्न की सूरत में ले लें कि आपके पूरे साल के चार्जेस क्या क्या हैं, किस किस मद में हैं,
तो उससे ये होगा कि जब आपका रिटर्न एग्रीमेंट उनके साथ होगा ना, तो वो कोई चोर दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और जो अनाउंसली हैं, जैसे जर्नल्स हैं, पेपर फंड है, इस तरह के कोई 1-2-4 चीज़ें वो तो होती हैं। वो तो जाहिर बात है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के अदारों में पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो लाइब्रेरी फ़ंड और इस तरह के बेशुमार फंड्स हैं। तो उन फंड्स की तफसील मेरे ख्याल में वालिदैन को पहले ले लेनी चाहिए, ताकि इस तरह की कोई शिकायत पैदा ना हो। अगर वो शिकायत पैदा हो जाए तो फिर नाफे भी मौजूद है और बाकी एसोसिएशन भी मौजूद है, तो रब्ता करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे ये शिकायत। सर अब आते हैं दूसरे कंटेंट की तरफ। एसएनसी को हमने डिस्कस किया, ये बुनियादी है। उसके साथ एक और बड़ा ज़रूरी पहलू है, वो है टीचिंग स्टैंडर्ड। फैकल्टी आपके पास क्वालिफाइड होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। नो डाउट प्राइवेट सेक्टर पे कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पे जो हमें ये लगता है शायद कि हम टीचर्स को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर पाते जो होना चाहिए। सेकेंडली, जो टीचर्स के एंड पे इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शिकायत आती हैं कि बहुत सारे इदारे को हाईली पेड नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी जो मोटिवेशन होती है वो उस तरीके से डिलीवर नहीं वो कर पाते। तो इसमें कैसे मेरी बात से आप एग्री करते हैं या आपको लगता है? नहीं, मैं थोड़ा सा मुतफिक हूँ, बाकी मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि बदलते दौर के साथ जिस तरह वो मेरे दादा अबू के दौर में ना खाना जो होता था वो मेरे अबू के दौर में नहीं था। तो मेरे अब्बू के दौर की जो खुराक थी वो मेरे दौर में नहीं है। लेकिन सर वो दौर बड़ा अच्छा था। खालिस खुराक थी। इसी तरह मैं लिबास की बात करूँगा, सलूका और धोती हमारे बड़ों ने पहना है, लेकिन वाला साहब शलवार कमीज़ और आज के बच्चे जीन्स में आ गए हैं। तो इसी तरह जो है ना, वो टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से अब तो जो एसोसिएशन के सरबराह होते हैं वो भी डिज़ाइन करते हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन करते रहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग्स। और इसके अलावा जो बुक्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं, अब वो भी कंपटीशन में आके उन्होंने भी टीचर्स ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो पहले तो तलीमी अदारे की ख्वाहिश होती है कि उसको कोई क्वालिफाइड और रिलेटेड डिग्री वाला टीचर मिल जाए, तो ऐसा ही होता है अक्सर, वो उन्हीं को ही करवाते हैं। आपने एड्स देखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। तो अगर कहीं पे कोई आ भी जाए छोटे अदारों के अंदर, तो उसकी ट्रेनिंग का खातिर का इंतजाम मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये शिकायत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, टीचर ट्रेन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो करेगा, जिसके पास रिसोर्सेज थोड़े हैं वो बस वहीं पे घूमता है। सर, मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि प्राइवेट सेक्टर के बड़े मसाइल हाँ जी सर, प्राइवेट सेक्टर में भी ये क्लास मौजूद है। आप देखिए ना कि अगर एक तालीमी इदारा अगर कोई 1000 या 1500 फीस चार्ज कर रहा है स्टूडेंट से, भाई वो कैसे एक अच्छी हाईली क्वालिफाइड टीचर जो है वो रखेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे तो बहुत अच्छा स्टफ़ है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्कूल्स लेवल की, ये भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, ये अब आप कह लें कि जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं अरेंज करती रहती हैं। सही। तो जिसने भी मार्केट में सर्वाइव करना है उसने तो अगर जंगल से भी उसको आना पड़े तो वहाँ तक लाजमी पहुँचेगा। सही है। इस तरीके से जिस आप पब्लिशर का भी सिलेबस आपने स्कूल में लगवा के बैठे हैं, वो भी आपको ऑफर दे रहा है कि भी आप आएँ और हम आपके इदारे में भी आके इवन की मैं ट्रेनिंग दे देता हूँ। तो अब वो सिस्टम बड़ा ही ख़त्म हो गया कि जी टीचर्स ट्रेन नहीं है। मैं कहता हूँ कि अब हमारे इदारे में थोड़े पैकेज पे आने वाले टीचर्स और शायद तलीमी इदारे जो सरकारी उनसे कुछ कम पढ़े लिखे अफराद, क्या आपके सामने नहीं आ रहे कि वो पोजीशन होल्डर्स हैं, वो बोर्ड में पोजीशन ले रहे हैं, वो कौन लेके दे रहा है? वो ये टीचर्स ही लेके दे रही हैं ना। सही है। लेकिन अपना वहाँ पे 100% इनपुट दे के आउटपुट वहाँ पे मार्केट में उनको नज़र आ रहा है। तो आई थिंक सो कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स तो बहुत अवेलेबल हैं। सही। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी को राहरोए मंजिल ही नहीं। हम आए आज के दौर में, अब आजकल का जो वक्त चल रहा है एडमिशन्स का दौर है, टाइम है, स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पे एडमिशन की दौड़ है। और ऐसे में ख़ास तौर पे जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो वालिदैन के लिए थोड़ी आसानी या कोई एक अच्छा सा मशवरा तो उनको दें कि स्कूल का इंतखाब हम कैसे करेंगे। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है, ख़ास तौर पे जो बिगनर्स लेवल के ऊपर। आपके पास बेशुमार स्कूल्स हैं, हमें हर कोई भी ये नहीं कहता है कि मैं अच्छा नहीं करता हूँ, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने इनपुट दे रहे हैं, लेकिन वालिदैन के लिए उतना ही मुश्किल फ़ैसला होता है कि मैंने बच्चे को दाखिल कहाँ पर करवाना है। सेकेंडली, जब वो बच्चा वहाँ पर चला जाता है 1-2 साल पढ़ने के बाद, वो पेरेंट्स की जो होती है ना सेटिस्फेक्शन वो पूरी हो जाती है। फिर वो ढूंढ रहा होता है कि अच्छा अब मैं किसी और स्कूल में देखूँ आसपास अब बच्चा कहाँ पर जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों का मैं जवाब जानना चाहूँगा आपसे। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात जो आपने कहा है कि ना तालीमी अदारों को चेक करने का कोई पैमाना ही नहीं है। बिल्कुल। बदकिस्मती हमारी, वो हमारे बुज़ुर्ग घर में जो हमारी
अम्मी या दादी हुआ करती, तो वो दूध अगर कभी कम आ जाता है वो कहते हैं ले आना ज़रा अंदर बर्तन लेके, पता लग जाना कि कट देगा कि बाद देगा। तो दरअसल स्कूल को जांचने का कोई बाज़ाब्ता पैमाना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे पास स्कूल को जांचने का पैमाना है वो गवर्नमेंट खुद है, क्योंकि गवर्नमेंट जब रजिस्ट्रेशन देती है किसी भी अदारे को तो वो तमाम चीज़ें चेक करती है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो भी अदारा रजिस्टर्ड है उसको ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा पेरेंट्स का रोल कि वो अपने वसाइल उनके पास कितने हैं। अगर उनके पास अच्छे वसाइल हैं तो वो ज़ाहिर बात है अच्छे ही अदारे को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जो बेचारे मतवस्त हैं या थोड़ा सा लोअर लेबर कॉलोनीज हैं वहाँ पे उस तरह की, तो मैं समझता हूँ कि बस जो गवर्नमेंट ने पैमाना सेट किया है रजिस्ट्रेशन का, अगर उसी को फॉलो किया जाए तो तमाम अदारे अच्छे ही होते हैं। तो बस बाकी वो बिल्डिंग का आ जाता है, एनवायरनमेंट का आ जाता है, कुछ हमारी टीपा टापी आ जाती है, इसलिए वो पेरेंट्स आजकल मुझे लगता है प्रेजेंटेशन की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो सजेशन यही है कि बस जिसको गवर्नमेंट अब रजिस्टर्ड कर ले तो गवर्नमेंट के बाद मैं और आप रह नहीं जाते हैं जो वेरिफिकेशन करने के लिए, इसलिए उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर, इदारों में बच्चों के किरदार साजी के ऊपर किस हद तक काम करने की ज़रूरत है? ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है। हम स्कूल से जो लॉट तैयार करके आगे लेकर आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनके अंदर उनका पॉजिटिव बिहेवियर, चूँकि अब आपने गुफ्तगू के दौरान 2 दफ़ा हमारे बड़ों का हवाला दिया है, तो यहाँ पे मैं भी हवाला एक कोड करता हूँ कि जी हमारे बड़ों का जो वो था सिस्टम, हमारे उस असातिज़ा का जिनसे हम पढ़े हैं, और हम उस सिस्टम में पढ़ते हुए हम सख्ती के साथ भी पढ़ें, प्यार से भी पढ़ें। हम अपने उस्तादों का एहतराम भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, अपने वालिदैन के सामने बैठना भी जानते हैं। आज के दौर में तालीमी इदारों में बहुत अच्छा टीचर्स डिलीवर करते हैं, इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की किरदार साजी में या ख़राबी में जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव पहलू होते हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया भी है, किसी हद तक रोल प्ले कर रहा है। चूँकि टेक्नोलॉजी है, एडॉप्शन जो है बच्चों के अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सर उसमें हम कैसे उसमें मुस्बत रोल अपना प्ले कर सकते हैं कि हम बच्चे की किरदार साजी के ऊपर भी काम करें, तालीम ही ना दें, तरबियत भी दें बच्चों को। इसमें ना जी सर, फ़ारूक साहब, इसमें मामला कुछ इस तरह से है कि एक तालीमी इदारे के अंदर स्टूडेंट्स की जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 5 to 6 आवर्स होती है। बिल्कुल। अब उसमें आप देख लें कि उसमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने स्टडी करने हैं। अगर वहाँ पे वो 5-6 नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स स्टडी करेगा, जिसका मतलब ये निकलता है कि वो पूरा दिन तो उसी में उसका लग गया ना। अब ये बड़ा शॉर्ट टाइम होता है कि आप बच्चे की साथ साथ इखलाकी तरबियत भी करते रहें कि भाई सच बोलना है, झूठ से नफरत करनी है, बड़ों को अदब करना है, छोटों से प्यार करना है, या इस्लाम के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको साथ लेके चलना है। तो इसमें जो 6 घंटे बिलफर्ज अगर हम स्कूल में गुजारते हैं तो 18 घंटे बच्चा हमारे पास वालिदैन के पास होता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये 3 चीज़ें मैं बताऊं कि 3 जो है ना वो फैक्टर्स हैं जिनको अगर इकट्ठे साथ चलेंगे ना तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। मिसाल के तौर पे बच्चा है, वालिदैन और उसका टीचर है, ये तीनों अपना अपना रोल प्ले करेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक पीछे हट गया तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो काम है ना जी वो ये है कि हम बच्चे की जो सोसाइटी है, जो उसकी कंपनी है, हम उसके ऊपर शेर की नज़र रखें, वो काब की नज़र रखें। बिल्कुल सही कि भाई मेरा बच्चा किन लोगों के साथ मिलता जुलता है, वो किन के साथ बैठता है, और मेरा बच्चा मोबाइल लेके अगर बिल्कुल कॉर्नर पे जाके बैठा वो देख क्या रहा है इसके ऊपर, जो कि अट्रैक्शन है बुराई के अंदर, बिल्कुल, तो वो बुराई को जल्दी कैच करता है। तो मैं लाख आपको नसीहतें करता रहूँ, वास करता रहूँ, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होनी जितनी आप मोबाइल के ऊपर चीज़ें देख के आप करते हैं। बिल्कुल। तो मोबाइल का जो इस्तेमाल इस वक्त इंतहाई नेगेटिव वे में जा रहा है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो जहर इस वक्त है बच्चों के लिए वो मोबाइल है। बल्कि मेरे एक बड़े अच्छे हमारे सीनियर हैं अब्दुस्तार नईम साहब, उन्होंने कहा कि बच्चे के पास सांप छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, मोबाइल ना छोड़ें उसके पास। बिल्कुल। तो ये आप अगर उनकी पोइम्स देख लें, अगर आप कार्टून्स देखें तो वहाँ पे भी गैर अखलाकी इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि बच्चा काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अल्टीमेट यहाँ पे जितने भी तमाम सुनने वाले और देखने वाले उनको ये मैसेज लाजमी देना चाहूँगा मैं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से बच्चे को अवेयर ना करें। टेक्नोलॉजी लाजमी बच्चे को दें, उसके इस्तेमाल में आनी चाहिए, उसको जांचना भी चाहिए, उसको सीखना भी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर जब चूँकि छोटी उम्र में बच्चे को हम ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी दे देते हैं तो हमारा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर क्या एक्टिविटी बच्चा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद आते हैं जी, जब हम किरदार साजी या तालीम और तरबियत की बात करते हैं तो सर हमारे दौर में तालीम और तरबियत होती थी, आज तालीम है इदारों में,
तरबियत नहीं है, तरबियत की ज़िम्मेदारी कोई भी नहीं लेना चाह रहा या ले रहा, बदकिस्मती के साथ। अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो वालिदैन की तरफ से शिकायत होती है कि जी स्कूल वाले क्या सिखा रहे हैं। स्कूल में आते हैं तो स्कूल्स की इंतज़ामिया कहती है कि जी आपके पास बच्चा रहता है, आपने उसको क्या सिखाया है। तो अल्टीमेट ज़िम्मेदारी सर कोई लेना नहीं चाहता, ये कौन लेगा? तरबियत वाकई बहुत अहम है। जो स्कूल्स होते हैं उनकी जो है बच्चे की एज जो है ना वो अमूमन 10-12 साल तक बच्चा फारग हो जाता है स्कूल से। स्कूल नो डाउट उसका तो हक बनता है कि वो तरबियत में अहम किरदार अदा करे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हक हमारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का बनता है, क्योंकि बच्चा सही तौर पे बिगड़ता उसी उम्र में ही है। 10 साल से लेके जो 18 साल की एज होती है, मेरे ज़ाती राय है कि उसमें ज़्यादा बिगड़ता है। सही। जितनी वन विलिंग और जितनी ये बेहूदगी की मामलात है वो उसी एज में ज़्यादा करता है, क्योंकि बच्चा पहले तो ना समझ हो, उसकी शरारतें भी बहुत मासूम सी होती हैं स्कूल के लेवल पे, टीन एज में आता है तब आके बताओ होना शुरू तो अल्हम्दुलिल्लाह नाफे ने इस हवाले से जो है प्लान किया हुआ है और नाफे के जो मेंबर स्कूल्स हैं उसमें ये मरहला चल भी रहा है। बाज़ स्कूलों के अंदर हमारी बज़्म पैगाम के नाम से एक सोसाइटी है जो बच्चे को नेगेटिविटी से रोकती है और पॉजिटिव की तरफ लेके आती है। उसके कुछ टास्क हैं, उसमें बाकायदा इलेक्शन होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो उसके इर्द गिर्द के हिस्सार बना दिया जाए। तो हम उनको बताते हैं उस प्लेटफार्म पे बज़्म पैगाम के कि वो क्या खेले और क्या ना खेले, मोबाइल पे या टेलीविज़न पे क्या देखे क्या ना देखे, और खाने में क्या खाए और क्या ना खाए। तो लाइफ स्किल्स को जो है ना वो वाकई हकीकत है करना चाहिए। इसमें ना जी फ़ारूक साहब मैं इसी बात को ना आगे बढ़ा रहा हूँ कि तरबियत वाले मामले के अंदर ना जी हम समझते हैं कि टीचर्स का बड़ा रोल है। और स्टूडेंट अगर अपने टीचर से कोई गलत बात, मैंने कहा अगर गलत कोई फॉर एग्जांपल स्पेलिंग भी याद करता है ना, तो आप एज अ फादर उसे कहेंगे ना बेटे आप गलत बता रहे हैं, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा, एक्सेप्ट करेगा। मैंने पापा टीचर ने कहा तो टीचर की बात ठीक है। सही। टीचर बच्चे के लिए रोल मॉडल तो है ना जी आखिरकार। यानी टीचर ने किस तरह की ड्रेसिंग की है, बच्चा वैसी ड्रेसिंग को पसंद करता है, टीचर कैसे बात करती है, उसका स्टाइल कैसा है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे टीचर की तरबियत पहले लाजमी होनी चाहिए। अगर टीचर की तरबियत है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। शायद मुझे उस बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, कोई था कि मुझे अगर आप अच्छी माएँ देंगे, टीचर्स देंगे तो मैं आपको अच्छी नस्ल देता हूँ। तो उसके लिए यही है कि हमें टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। अब इस मामले के अंदर मैं एक मिनट आपसे ले रहा हूँ कि इस काम के अंदर जो हमारी नाफिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यही काम है कि हम सबसे पहले अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग करें। हम पिछले 2 साल से लगातार जो हमारा जीनियस ऑफ टीचर्स अवार्ड है फैसलाबाद की तारीख के, ये बहुत बड़े प्रोग्राम हुए हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में टीचर्स आए। हमने उन्हें सिलेबस ही ऐसा दिया है कि जिस तरह देखें इस बार हमने जो दिसंबर के महीने में ये जीनियस ऑफ टीचर्स अवार्ड अरेंज किया ना, उसमें हमारी एक सूरह हुजरात है ना कुरान पाक के अंदर, हमने वो उसमें शामिल की। सूरह हुजरात के अंदर हमारी मुआशरती बुराइयाँ बयान की गई हैं, यानी ग़ीबत है, चुगलखोरी है, या इवन कि आप किसी की तरफ जो टांट करते हैं उसके बारे में हमें किस तरह से मना किया गया है। किसी का नाम गलत तरीके से लेना, किसी के अलकाब बुरे डालना, ये अगर आप टीचर को इसके बारे में बताएंगे तो वो जब इसकी एजुकेशन लेगी तो वो आगे भी इसको डिलीवर करेगी। सही है। तो मुमकिन है कि आपके बताए हुए एक जुमले से मेरी ज़िंदगी बदल जाए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें ये फोरम भी रखने चाहिए जहाँ पे हम ये रखते हैं कि जी मैथ कैसे पढ़ाना है, साइंस कैसे पढ़ानी है, क्लासरूम कैसे मैनेज करना है। वहाँ पे ये भी उसको बताना चाहिए कि भाई आपने बच्चों को ट्रेन करना है, उनकी अखलाकी ताकत को आपने मज़ीद बढ़ाना है, उन्हें माशरती बुराइयों से बचाना है। तो उसके लिए आपके पास एक जो है ना जी जर्नल है ना, वो आपका टीचर है। उस टीचर को जितना आप ट्रेंड कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना हक अदा कर चुके हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही सर। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और जाने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा दोनों से ही कि नाफे के प्लेटफॉर्म पे एक एसोसिएशन है जो एक बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्केट में लाना चाहती है, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना चाहती है, उसके लिए क्या तवक्को करते हैं पार्टिसिपेशन की वालिदैन की तरफ से और इदारों की जानिब से? उसके लिए हमने फ़ारूक साहब पूरे साल का एक कैलेंडर तैयार किया है जिसमें हमने कुछ पोर्शन वालिदैन की तरबियत के लिए रखा है और कुछ हम वर्क टीचर्स पे कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे के हवाले से जिस तरह मैंने बताया कि हमारी एक सोसाइटी काम कर रही है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे एक साल को जो है ना वो इस अंदाज से गुजारें कि उसके अंदर बेक वक्त जो है वो टीचर्स की, वालिदैन की, बच्चे की और जो प्रिंसिपल ऑनर्स हैं इनकी तरबियत हो रही हो। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप बहुत जल्द देखेंगे इसके समरात भी इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह बिल्कुल सर। मैं नईम साहब आपकी राय जानना चाहूँगा इसी हवाले से कि क्या कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए असातिज़ा को, इदारों को और वालिदैन को? इसमें फ़ारूक साहब ये जितना ज़्यादा हम इखलाकी लिटरेचर का मुतालिया करेंगे, अपने बड़ों के असलाफ़ के हम साथ साथ कोई तज़किरे पढ़ेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो लामहला इसके असरात भी आएंगे। वही बात है ना कि जब आप एक परफ्यूम बेचने वाले के पास बैठेंगे तो आपको कोई ना कोई तो उसका असर यही निकलेगा ना, या एक काम अच्छे करने वाले के पास बैठेंगे तो आप अच्छा काम ज़रूर करेंगे, चाहे सिर्फ आप जहाँ जाके बैठ ही जाएँ, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें डेवलप होंगी। लेकिन अगर आप कचरे वाले के पास बैठेंगे तो आप वही काम करेंगे, उसी तरह की स्मेल आपके पास सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये टीचर्स को सबसे पहले ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए तलीमी इदारे के जो मालकान हैं वो लाजमी तौर पे बाकी चीज़ों को भी जगह देते हुए इसको लाजमी प्लेटफॉर्म में ऐड करें कि हमने अपने टीचर्स को ट्रेन करना है। टीचर्स ट्रेन होंगी तो आपके बच्चे ट्रेन होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नाफे जो है ना जी, ये इस मामले के अंदर बेहतरीन काम कर रही है। तो मैं वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी तलीमी इदारे का इंतखाब करते हैं तो आप वहाँ से पूछें कि भाई आपका इदारा क्या नाफे का मेंबर है, अगर है तो आप आंखें बंद करके वहाँ अपने बच्चे को भेजें। इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा वहाँ पे बेहतरीन शख्सियत लेकर निकलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त दिया। आज हमने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात की है, सिंगल लैंग्वेज करिकुलम के हवाले से बात की है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे जी नईम अकरम साहब, जनरल सेक्रेटरी नाफे फैसलाबाद, और उनके साथ थे अब्दुल जब्बार साकिब साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं नाफे फैसलाबाद के। बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बात की, और जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब हम बच्चों की बेहतरीन तालीम चाह रहे होते हैं तो उसमें नो डाउट असातिज़ा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इदारों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी तो बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है ना, उसको तो किसी भी सूरत हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। कि हम ये अगर बोलें कि वालिदैन ज़िम्मेदारी नहीं उठाते तो इंतहाई गलत जुमला होगा, क्योंकि ये पहली ज़िम्मेदारी जो है वो वालिदैन के ऊपर आती है, बाद में असातिज़ा के ऊपर आती है, फिर सोसाइटी के ऊपर आती है। वालिदैन की तरबियत के हवाले से जैसे नईम साहब ने जिक्र किया कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत के लिए असातिज़ा जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। अगर उस्ताद अच्छा होगा, अच्छी तरबियत उस उस्ताद की होगी, अच्छे तरीके से बच्चों के सामने डिलीवर करेगा, अच्छे अल्फाज का चुनाव करेगा, एक पॉजिटिव कैरेक्टर की सूरत में सामने दिखेगा, तो बच्चा अल्टीमेट खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। इसी बात के साथ फ़ारूक शेख को आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ परसों दोपहर 1 बजे मंडे को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। University Cambridge School, linking life to learning. State-of-art infrastructure, spacious and air-conditioned classrooms, purpose-built campus with vast lush green grounds, well-equipped computer and science labs, modern and well-stocked library, dynamic teamwork with qualified and dedicated staff, appropriate teacher-student ratio, secure and safe environment with committees, research-based personalized tutoring with valued curriculum, prioritizing Islamic and Arabic teaching, continuous evaluation, monitoring and counseling, high academic standards and an excellent record of students' achievements in matriculation results, distinctive O-level result, CCTV cameras for enhanced security on campus, well-qualified and motivated teachers with perfect blend of skills and knowledge. University Cambridge School, 100% registration and admission fee waiver. Gate number 2, University Town, Sargoda Road, Faisalabad. For more information, 041 88 11 66 1 and 2. Visit our website www.ucsf.edu.pk.